हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अध्याय चौथा। और अध्याय चौथे में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एम्पियर के परपते नियम के अनुप्रयोग। यानी कि एम्पियर के जो अनुप्रयोग हैं परपत नियम से संबंधित, उन अनुप्रयोगों को हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें से हमने एक अनुप्रयोग हमने देख लिया था। आज हम इसका सेकेंड अनुप्रयोग हम यहाँ पर देखने वाले हैं, थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। यदि आपने वो पिछला वाला अनुप्रयोग नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए। उसमें मैंने आपको कराया था कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो किस प्रकार से निकालते हैं एम्पियर के परपति नियम के आधार पर। तो वो मैंने करवा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 82 में है, यानी अब तक के हमारे जो लेक्चर हो चुके हैं वो 82 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, और ये चैप्टर कितना है, चौथा चैप्टर है आपका गतिमान आवेशता चुंबकत्व। ठीक है नहीं स्टूडेंट, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था एम्पियर का परपति नियम, उसमें हम पढ़ रहे हैं अनुप्रयोग के बारे में। तो आज हम सेकंड अनुप्रयोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका से उस अनुप्रयोग को देखेंगे, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है कि मैंने हेडिंग यहाँ पर लगा रखा है कि यानी कि एक धारावाही मोटे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हमने एक पतले तार के कारण देख लिया था, एक पतला जब तार होता है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हम देखेंगे एक मोटा तार लेंगे तो उसके कारण किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र हम निकालते हैं। देखिए, बाहर किसी बिंदु पर और उस तार की जो सतह है उस पर और तार के अंदर हम तीन जगह पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे एम्पियर के परपति नियम से। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका समझ में आएगा, अन्यथा आपको टॉपिक जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर उनको भी देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए, इससे पिछला वाला अनुप्रयोग आना चाहिए जो मैंने चालक तार के लिए बताया था, एक पतले मतलब एक तार था उसके कारण सीधा धारावाही चालक तार। ठीक है, यदि आपने वो नहीं देखा जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज इसमें हम उसका प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको यह टॉपिक जो है अच्छी तरीका से समझ में आएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको इस प्रकार से करवाऊंगा ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। और ज्यादा थ्योरी आपको नहीं लिखना है, ज्यादा हिंदी नहीं लिखना है, केवल कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। बस आपको क्या हो जाएगा, डेरिवेशन संपन्न हो जाएगा। गारंटी के साथ कहते हैं आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। बस आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पर ही आपका ध्यान होना चाहिए, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं, ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट इसका अनुप्रयोग है धारावाही मोटे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि देखिए, एम्पियर का जो हमने फर्स्ट अनुप्रयोग पढ़ लिया था सीधे धारावाही चालक तार के कारण, वो एक पतला तार था। यहाँ पर एक मोटे तार के लिए हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करेंगे, किसकी सहायता से, एम्पियर के परपति नियम से। ठीक है, तो समझिए। अब देखिए, यहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक तार लिया है, आपको बेलनाकार वृत्त दिखाई दे रहा होगा, परंतु ये एक तार है, ये मतलब समझ लीजिए ऐसा मोटाई का एक तार है। ठीक है नहीं, मैंने इसको बड़ा करके बनाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके जो मैं चित्र यहाँ पर बनाया है। इसमें से क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें धारा जो हो रही है, इसके अंदर से जो धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है आई, इसके अंदर से क्या हो रहा है, धारा जो हो रही है वो आई प्रवाहित हो रही है। क्लियर, आपको इतना भी पता होना चाहिए। देखिए, मैं इसको यहाँ से हट के यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि इसमें से जो धारा जो निकल रही है वो कितनी है, आई धारा यहाँ से निकल रही है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसकी जो मोटाई है वो स्टूडेंट वो कितनी है, मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है ये वाली आर है, कैपिटल आर। इस तार की बता रहा हूँ मैं, ये तार आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर ये मोटाई का, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। इसका मतलब ये आर मोटाई का त्रिज्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो भाग होता है इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, क्योंकि वृत्ताकार भाग है तो इसके केंद्र से हम इसकी त्रिज्या आर मान चलते हैं। अब इस आर त्रिज्या की मोटाई का ही ये क्या है, आपका तार है। क्लियर, अब देखिए, इस के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो समझ लीजिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसी के पॉइंट से मानेंगे, ये आपका यहाँ पर दिया है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि लिए आपको दिक्कत ना हो जाए कहीं पर। ठीक है,
इस प्रकार से। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर इसका केंद्र है और यहाँ से हमें कहाँ चाहिए, आर दूरी पर यहाँ से चाहिए हमें। तो ये आर दूरी हम यहाँ पर मान लिया है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका बिंदु पी है ये। इस बिंदु पी पर यानी बाहर बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखिए बाहर अगर आप निकालोगे चुंबकीय क्षेत्र, सेम आपका पहले वाला जो मैंने अनुप्रयोग करवाया है उसी की तरीका से आपका होगा, ठीक है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, आर दूरी पर निकालना है। तो एम्पियर का नियम जो होता है स्टूडेंट आपको पता ही है, मैंने पढ़ा दिया है। एम्पियर का नियम एक बंद लूप पर ही लागू होता है, एक बंद लूप मानना पड़ता है ताकि ये तार को घेर सके। ऐसा लूप बनाना है जो इस पूरे तार को घेरे, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक लूप की रचना करनी होगी जो इस बिंदु P को सम्मिलित कर रहा हो। क्या कर रहा हो, P को सम्मिलित कर रहा हो और R त्रिज्या का लूप होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा तार, इसको ऐसे करके घेरने वाला तार होना चाहिए, ठीक है नहीं, लूप होना चाहिए, इस प्रकार से घेर रहा हो, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक लूप बना लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर एक लूप हमने बना लिया है, इस तार को घेर रहा है चारों तरफ से, ठीक है नहीं, इस लूप बनाया है, इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए बनाया है। अब इस लूप के इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस पूरे तार का कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। इससे पहले आप इसकी क्या करिए, थ्योरी लिख लीजिए। यहाँ पर थ्योरी में आपको क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है, क्या लिखना है थ्योरी में कि माना एक कैपिटल R त्रिज्या का धारावाही चालक तार है। क्या है, एक धारावाही चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। माना कैपिटल R त्रिज्या का एक धारावाही चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है नहीं, धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक तार के बाहर बिंदु पर, चालक तार के बाहर किसी बिंदु पर तथा चालक तार के पृष्ठ पर और चालक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर। इस प्रकार से आपको थ्योरी में लिखना है, यानी कि बाहर पर निकालना है और उसके पृष्ठ पर निकालना है और उसके अंदर निकालना है। तो हमें 3 जगह यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्लियर। तो इस प्रकार से आपको थ्योरी में लिखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमने एक लूप मान लिया है, अब एम्पियर के नियम से यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहला हमारा केस जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे बाहर बिंदु पर, बाहर बिंदु P पर, बाहर बिंदु P पर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है नहीं, बाहर बिंदु पर निकालेंगे। तो बाहर बिंदु पर आपको पता है बिंदु पर कितनी दूरी पर है, यहाँ से R त्रिज्या मतलब दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बाहर बिंदु पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो R का मान जो है, R जो है वो क्या है, वो बड़ा है, किससे बड़ा है, कैपिटल R से बड़ा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिख देना थोड़ा सा, ठीक है, इससे तो बड़ा ही है ना, इससे तो बड़ा है ये आपका यहाँ पर, क्लियर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लूप मानना पड़ेगा। तो कैपिटल R त्रिज्या मतलब स्मॉल R त्रिज्या का एक यहाँ पर हमने लूप बना लिया जो तार को घेर रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि इस लूप पर आपको एक छोटा सा अल्पांश ले लेना है। पहले अल्पांश के निकालेंगे यहाँ पर, तो मैं इस P को यहाँ से हटा रहा हूँ, इस P को मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक अल्पांश लेता हूँ DL अल्पांश, ठीक है नहीं। मैंने यहाँ अल्पांश ले लिया। धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से दे सकते हैं आप, ठीक है नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर डायरेक्शन इस प्रकार से होगी चुंबकीय क्षेत्र की, क्लियर। ये होगा B वेक्टर, क्लियर स्टूडेंट। तो जिस प्रकार से अल्पांश है उसी प्रकार से आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ ये अल्पांश हमने लिया है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला अल्पांश है, ये अल्पांश है और इसी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। अब हमें करना है, यहाँ पर आपको लगाना है एम्पियर का नियम। क्या लगाना है, एम्पियर का नियम। तो यहाँ पर लगाएंगे एम्पियर के परिपथी नियम से, परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से यहाँ पर करेंगे तो आप इसमें क्या लगाएंगे, एम्पियर का परिपथ नियम लगाएंगे। क्या कहता है, बंद रेखा का समाकलन, यानी कि बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर होता है,
म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर होता है, यानी कि म्यू नॉट सिग्मा आई के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एम्पियर के परपति नियम से हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके चारों तरफ एक लूप मान लिया है। क्लियर। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो आप यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ से आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें से हम इसको हटा देंगे वेक्टर को, तो यहाँ पर cos थीटा लग जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है नहीं। अब थीटा कितना है आपका 0 डिग्री, और यहाँ पर सिग्मा आई क्या है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर देखिए थीटा जो है आपका वो कितना है 0 डिग्री, वह सिग्मा आई की अगर हम बात करेंगे, सिग्मा आई कितना है, पूरे तार के अंदर से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब आई है यहाँ पर। ठीक है नहीं। तो अब यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा आई की जगह पर आई रखेंगे। क्लियर। क्योंकि ये पूरा तार जो है इसके अंदर ही है, कितनी भी मोटाई का सही, परंतु इसके अंदर ही तो है, तो इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है पूरे तार में से, तो आई यहाँ पर हमने लिया है। अब cos 0 का मान होता है स्टूडेंट 1 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट आई होता है। ठीक है नहीं, म्यू होता है। क्लियर। इस b को बाहर निकाल लीजिए, b को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल dl का बराबर म्यू नॉट आई। क्लियर। अब देखिए dl का समाकलन क्या होगा, dl का समाकलन यहाँ पर देखोगे तो आपको पता है ये वृत्त है, एक तरह से वृत्ताकारी तो है ना, इसको तार को घेर रहा है, मान लीजिए यही तार है, इसमें ऐसे करके घेर रहा है, तो ये इसमें छोटा अल्पांश है। अब ये पूरा अल्पांश छोटे 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 अल्पांश मिलकर के क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे चारों तरफ। तो इस वृत्त का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पूरे वृत्त का हम क्या निकालना है, इस पूरे वृत्त का हमें क्या निकालना होगा, परिधि याद करना होगा, क्योंकि इसकी परिधि होगी ना, ये छोटे छोटे अल्पांश मिलकर क्या बनाएंगे, एक परिधि बनाएंगे, तो इसका समाकलन यहाँ पर करेंगे डीएल का, तो वो परिधि निकल के आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर डी इंटू में हो जाएगा 2 पाई आर, आर क्या है स्मॉल आर, बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई। क्लियर। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि अब तो आपका निकल आएगा बी निकालना है, इसको बट्टे में ले आइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पर कर देता हूं, तो बी बराबर जो निकल के आएगा आपका, वो निकल के आएगा बी बराबर म्यू नॉट आई बट्टे में हो जाएगा आपका 2 पाई आर। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया, जो फॉर्मूला आपने पतले ताल के लिए देखा था वही यहाँ पर भी है। क्लियर, कोई ज्यादा चेंजिंग यहाँ पर नहीं है। अब चलिए, ये तो हो गया आपका कहां पर, एक बाहर बिंदु पर हो गया। अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, इस तार की सतह पर बात करूं, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये केस नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड, तार की सतह पर, तार की सतह पर, तार की अगर सतह पर अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा, तो सिंपल है ना, ये जो आर है ये सुकड़ करके इस आर के बराबर हो जाएगा, होगा ना, होगा। तो ये यहाँ पर जो आर होगा वो बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या रखना है, केवल कैपिटल आर रख देना है और कुछ नहीं करना। तो बी बराबर निकल के आएगा, वो निकल के आएगा म्यू नॉट आई बट्टे में हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर भी निकल आएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस सतह पर आपका निकल के आएगा, यानी कि जब इस पॉइंट को हम यहां पर लेके आएंगे, इसको उठा करके यहां पर पॉइंट लेके आएंगे तब के लिए। ठीक है, इसके लिए जो निकल के आया है वो आपका ये वाला है, और इसके लिए जो निकल के आया है वो आपका ये वाला है। क्लियर। तो ये दो कंडीशन आपको समझ में आई। अब इसकी लास्ट कंडीशन है, इसके अंदर हम जाएंगे अब, ठीक है ना, तो वो इसको हम समझेंगे। पहले आप इतने को नोट कीजिए, मैं यहां से सब रफ कर दूंगा, उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं तीसरे केस की, बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या है, तार के भीतर हम बात करेंगे, तार के भीतर। तार के भीतर किस प्रकार से निकालेंगे, अब देखिए यहां पर हमने देख लिया था बाहर था तो पूरा तार अंदर आ रहा था,
यहाँ पर हमने देखा इस पृष्ठ पर आए, फिर भी इस तार के अंदर से जो धारा प्रयोग की जा रही है वही धारा तो रहेगी ना, तो फॉर्मूला हमने उसका देख लिया था। अब हम बात करेंगे इस तार के अंदर की। अब हम इससे अंदर जाएंगे, ये त्रिज्या है जो आपको दिखाई दे रही है, ये आर, हम इसको छोटा मान लेंगे इससे, कैपिटल आर से, ठीक है ना, उस कंडीशन पर देखेंगे। तो अब इस लूप की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसको यहां से हटा देंगे, ठीक है नी, इसको यहां से क्या कर देंगे, हटा दो, ठीक है स्टूडेंट। यहां से हमने इसको हटा दिया है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें निकालना है इससे अंदर, तो हमें इससे छोटा मानना पड़ेगा, तो मुझे इससे छोटा लेना है। तो चलिए मैं इतना छोटा यहां पर ले लेता हूं। अब मैंने यहां पर जो लिया है ये पॉइंट, ये मैंने आर लिया है, देखिए मैंने इसको आर, यहां से आर लिया था, अब मैंने इससे छोटा ही लिया है, इस पृष्ठ से छोटा, इस त्रिज्या से छोटा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आर का जो मान है वो छोटा है और ये आर बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं, इसका मान तो बड़ा है ना, ये इससे बड़ा है। अब देखिए अब आपको करना क्या होगा कि इतने ही तार से आपको धारा की गणना करनी है और इतने ही तार से आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, आपको इतने ही त्रिज्या का एक लूप मानना पड़ेगा। चलिए तो हम ये पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया था, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मान लेता हूं अंदर, तो इस पॉइंट को दूसरा नाम क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है नहीं। इस पॉइंट क्यू पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मुझे एक लूप बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस पर लूप बना लेता हूं। ये हमने यहाँ पर एक लूप बना लिया है, आप देख सकते हैं ये आर त्रिज्या का एक लूप हमने यहाँ पर बनाया है, क्लियर। तो ये हमने आर त्रिज्या का एक का बना लिया, लूप बना लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये आर त्रिज्या का इतना आपको दिखाई दे रहा है, एक अलग से एक बैलेंस सा बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस प्रकार से कर देना है। तो ये भी यहाँ पर तुम्हारा कितना है, आर त्रिज्या का है, क्लियर। तो ये वाला क्षेत्रफल आपको देखना है, ये वाला क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, आर त्रिज्या का है। और ये भी आपका यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल, इसको देखना है तुमको, आर त्रिज्या का है। तो इसके अंदर हमें देखना है, तो ये आपका एक बेलन सा यहाँ पर बन जाएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर कर लेना है, यहाँ पर भी तुम्हारा होगा, ठीक है, ये भी। तो इस प्रकार से आपका ये बेलन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अब आपका देखिए ये बाहर वाले बेलन से कोई मतलब नहीं है, आपको इस वाले से मतलब है। इतने बेलेंसियों का जो धारा गुजरी होगी वो देखना है। आपको पता था कि इस पूरे बैलेंस से धारा निकल रही थी आई, पूरे बैलेंस से जा रही धारा आई, ठीक है ना। इस पूरे बैलेंस से धारा कितनी थी, आई धारा थी इसके अंदर से, ठीक है नहीं। परंतु अब हमें इस जो इतना आपको दिखाई दे रहा है ये तार, इतना मोटाई का मैंने तार यहाँ पर ले लिया है, इसके अंदर मैंने ये बिंदु पी लिया है, आर मतलब त्रिज्या का, ठीक है नहीं, आर त्रिज्या, सॉरी, मैंने यहाँ पर जो बिंदु क्यू लिया है, ये कहां पर लिया है, मैंने इस चालक तार के अंदर लिया है। हमने कर क्या रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो इस तार दिखाई दे रहा है आपको, ये चालक तार, इसके अंदर हमने यहाँ पर एक क्या माना, क्यू बिंदु लिया। कितनी त्रिज्या पर लिया है, आप देख सकते हैं स्मॉल आर त्रिज्या, जो कि कैपिटल आर से छोटी है, कैपिटल आर से छोटी, क्योंकि जो इस बेलन की जो त्रिज्या थी, इस पूरे बेलन की अगर बात करते हैं, इस बेलन की त्रिज्या कितनी थी, यहां से मैं यहां से लेता हूं, तो वो थी आपकी आर, कितनी थी, आर थी। परंतु इससे मैंने छोटी ली है ये आर, ये बिंदु क्यू मैंने यहाँ पे लिया है। अब इस बिंदु क्यू पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, कितना होगा। इसके लिए हमने एक बंद लूप माना है यहाँ पर, क्योंकि एम्पियर का नियम एक बंद लूप पर लागू होता है स्टूडेंट। तो एक बंद लूप पर लागू होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बंद लूप मान लिया। तो ये बंद लूप हमने यहाँ पे माना है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर लीजिए, इसी प्रकार से यहाँ पर। तो एक आपको बेलन बन रहा है, एक और दूसरा एक बेलन के अंदर एक बेलन बन रहा है जो स्मॉल आर त्रिज्या का है, ठीक है ना, क्लियर। अब हमें इससे होकर के धारा की बात करनी है, तो इससे होकर धारा मान लेते हैं, वो कितनी है, आई डैश धारा मान लेते हैं। इसमें जो धारा है वो आई डैश मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया है। अब इसका हम मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलिए यहां पर हम क्या लगाते हैं, अब एम्पियर के नियम से, किससे, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से, परिपथीय नियम से लगाइए। पहले इसमें परिपथीय नियम क्या होता है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन करना है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर
म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है, म्यू नॉट सिग्मा आई। तो यहां पर आपको पता है, आप देखिए इसको हम करेंगे तो यहां से आपको ये वेक्टर साइन हटेगा तो बी डी एल यहां पर कॉस थीटा हो जाएगा बराबर म्यू नॉट यहां पर सिग्मा आई। यहां आप देख सकते हैं, यहां कोण की अगर बात करेंगे तो थीटा कोण होगा आपका 0 डिग्री, और यहां पर सिग्मा जो आई होगा वो होगा आपका आई डैश। क्या होगा? आई डैश। इस पूरे तार से तो धारा जा रही है आई, परंतु छोटे से अंदर वाले भाग से धारा जा रही है आई डैश, मान लिया अभी हमने, ठीक है। अब इसको यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी एल कॉस 0 डिग्री और बराबर यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट आई डैश। क्लियर? रख दिया केवल हमने यहाँ पर मान, cos 0 का मान 1 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा वी डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डैश, इतना हो जाएगा। b को बाहर निकाल लेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे, b को यहां से बाहर निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा यहाँ पर डी एल बराबर म्यू नॉट आई डैश। अब देखिए dl क्या हो जाएगा, इसका जो हम पे लूप माना है, ये आपको लूप दिखाई दे रहा है, ये लूप इतना आर त्रिज्या का, ये क्या है, एक पर्दी को बताएगा ना, इसके अंदर ही मान लीजिए, यही मान लीजिए अंदर रखा है, तो इसका जो पर्दी होगी ना तो वही पर्दी लेना पड़ेगा। तो इसकी पर्दी यहाँ पर लेंगे, वो कितनी आएगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहाँ पर करिए तो ये हो जाएगा v इंटू हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 पाई आर, स्मॉल आर लिया जाएगा, बराबर है आपका म्यू नॉट आई डैश। यहां से आपका जो b निकल के आया वो निकल के आया आपको म्यू नॉट आई डैश बट्टे में हो जाएगा आपका 2 पाई आर। ये आपका यहां पर निकल के जो आया है ये आपका समीकरण मान लीजिए फर्स्ट। क्लियर? अभी हम यहाँ पे आई डैश का मान निकालेंगे, ये तो हमने अपनी तरफ से मान लिया था कि आई डैश का मान है कितना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, अब हम यहाँ बात करेंगे इस आई डैश के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आई डैश के मान हेतु, आई डैश के मान हेतु, अब आई डैश का यहाँ पे मान कर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो मैं इस वाले को, इस वाले विलन को बाहर निकाल लेते हैं और ये बड़ा वाला विलन यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है नहीं। तो इस वाले विलन को मैं यहाँ पर निकालते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से निकल के आएगा, छोटा सा ही बना लेते हैं इस प्रकार से। ये विलन हमने यहाँ पर निकाल लिया है, कितनी त्रिज्या का है, यहाँ से ये स्मॉल आर त्रिज्या का है, ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या का है। इससे धारा कितनी जा रही है, यहाँ से धारा जा रही है यहाँ से आई डैश, इसके अंदर से। क्लियर? और ये आपका एक बड़ा बेलन है बाहर वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या है आपकी कैपिटल आर। तो चलिए हमारे इस पूरे इस बेलन से, इस पूरे बेलन के अंदर से कितनी धारा गुजर रही है, गुजर रही है आई डैश, सॉरी आई, पूरे वाले बेलन के अंदर से। तो हम यहां बात करेंगे सबसे पहले संपूर्ण तार से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा कितनी है भैया, वो है आपकी आई। तो देखिए ये इतने क्षेत्रफल से गुजर रहा है ना, यहाँ से ये वाला क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, इतने क्षेत्रफल से आई धारा आपकी निकल रही है, ये वाली, इतने पूरे क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, और इससे धारा निकल रही है आपकी आई धारा गुजर रही है, पाई आर स्क्वायर बराबर आई। इस क्षेत्रफल से इतनी धारा आपकी गुजर रही है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, हम पूरे बेलन की बात नहीं कर रहे, हम केवल इतने भाग से निकलने वाली धारा की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी। अब एकांक से कितनी होगी फिर यहाँ पर, एकांक से, एकांक से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगी आई बट्टे में हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा एकांक से। एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा होगी, आई बट्टे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर आप जी देखिए इस प्रकार से, जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे आपके पास है कि 2 पेन जो है वो कितने के हैं, 10 रुपए के हैं, कितने के, 10 रुपए के। तो एक पेन कितने का होगा, तो आपका 10/2, तो यानी 5 रुपए का है ना, इसी प्रकार से। तो ऐसे ही है, इतने क्षेत्रफल से धारा यदि आई, तो एकांक क्षेत्रफल से तो आई बट्टे पाई आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा, धारा लगा देंगे इसमें, ठीक।
चलिए, ये तो आप संपूर्ण तार के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले तार की। तो इस छोटे से जो तार है, इस तार से कितनी धारा गुजरेगी? ये आपका निकल गया है संपूर्ण तार के लिए धारा इतनी निकल के आई आपकी, यानी संपूर्ण तार से जो धारा प्रवाहित होती है आई, तो इतनी हो गई। एकांक के लिए अगर बात करेंगे, छोटे से भाग के लिए बात करेंगे, एकांक भाग के लिए, तो आई बटे पाई आर उसके हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, अब यहाँ हम बात करेंगे किसकी? इस छोटे से खंड के लिए जो आपने यहाँ पर माना है। इस छोटे से खंड की अगर बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि इस छोटे से जो तार आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर का जो भाग है, इस अंदर से इतने जो बेलनाकार आपको दिखाई दे रहा है, इस आर त्रिज्या के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल कितना है? एकांक तार से इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है नहीं? एकांक तार से कितनी हो रही है? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा आपकी इतनी है, तब आप हम निकालेंगे इतने क्षेत्रफल से। अतः यहां पर हम कह सकते हैं अतः आर त्रिज्या के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? तो देखिए यहां पर जो धारा होगी, आपको पता है एकांक से इतना है, इतनी धारा आपकी निकल रही है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो इतने क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, तो आर त्रिज्या के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो आई वटे में हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है? पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपको निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका यहाँ पर क्या कि आई स्मॉल आर स्क्वायर बट्टे में कैपिटल आर स्क्वायर। जो ये आपकी धारा निकल के आई है, ये वाली धारा, यही धारा आपकी क्या है? आई डैश धारा है, क्योंकि इसमें आई डैश धारा प्रवाहित हो रही है। तो यही धारा आपकी क्या है? आई डैश। तो ये धारा आपकी यहाँ पर आई डैश हो जाएगी। अब इसके मान को उठा के आपको समीकरण फर्स्ट में रखना है। अब कहां रखना है? समीकरण फर्स्ट से। तो अब आपको इसको समीकरण फर्स्ट से करना है, समीकरण फर्स्ट से रख दीजिए। इस मान को उठा के इसमें रख देंगे, तो कितना आ जाएगा? आई डैश की जगह पर तो ये निकल के आएगा बी बराबर निकल के आएगा आपका म्यू नॉट, तो म्यू नॉट ही रहेगा। आई डैश की जगह पर आपको ये मान रखना है, तो आई आर स्क्वायर, ठीक है नहीं? और ये आर नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना है? ये है आपको नीचे 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है नहीं? और यहाँ पर आपका है आर स्क्वायर। तो एक आर इसमें से कट जाएगा, तो आपको निकल के आएगा बी बराबर यहाँ से म्यू नॉट आई स्मॉल आर बट्टे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला निकल के आएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा, ठीक है स्टूडेंट? तो इतना आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है एकांक। क्या लिखा है यहाँ पर? एकांक से प्रवाहित धारा आई बटे पाई आर स्क्वायर, ठीक है नहीं? क्योंकि तो इतने क्षेत्रफल से धारा इतनी आई, तो एकांक से कितनी आएगी? आई बटे पाई आर स्क्वायर। तो ये इस पूरे क्षेत्रफल से, यानी कि इस तार से पूरे तार, संपूर्ण तार से धारा प्रवाहित हो रही है, वो आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से निकल रही है, आई धारा जा रही है ना ये वाली। तो इसके क्षेत्रफल से तो गुजरेगी ना यहाँ से, तो इस क्षेत्रफल से धारा गुजर रही है, वो आई धारा गुजर रही है। तो पाई आर स्क्वायर से धारा गुजर रही है आई, ये क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्रफल के एकांक से अगर हम बात करेंगे, छोटे से भाग से, तो आई बट्टे पाई आर स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो लिखा है ना, वो एकांक ही लिखा है। क्या लिखा है? एकांक लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको इधर की साइड लिख देता हूं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एकांक से। क्या लिख देते हैं? एकांक। तो एकांक से जो होगी वो कितनी होगी? आई बट्टे यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इतना हो जाएगा। तो इतनी धारा गुजर रही है आपकी यहाँ से। अब ये धारा आपकी एकांक से निकल रही है, तो अब देखिए इतने क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इससे कितनी धारा जाएगी? तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, अतः आर त्रिज्या के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, आर त्रिज्या के क्षेत्रफल से, तो इस इतने क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो वो हो जाएगी, जो क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। इतने इसका गुणा कर देंगे इसमें, क्योंकि एकांक से है आपकी इतनी,
तो पाई आर स्क्वायर से कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो यही तुम्हारा आई डैश का मान है, उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ये वाला समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें रख देंगे, ठीक है ना। ये समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, इस समीकरण में रख दिया तो ये आपका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका जो है ये तीसरा केस कंप्लीट होता है। तो इस सिंपल तरीका से मैंने आपको समझाया है, बहुत ही आसान तरीका समझाया है स्टूडेंट। एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है नी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया स्टूडेंट तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनुप्रयोग के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।